नमस्कार, राजस्थान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज गुजरात के सूरत शहर का दौरा किया। उन्होंने प्रवासी राजस्थानियों से विशेष मुलाकात भी की। इस दौरान मुख्यमंत्री के आगमन पर सूरत के विभिन्न प्रवासी संगठनों ने उनका भव्य स्वागत किया। पारंपरिक राजस्थानी वाद्य यंत्रों की धुन पर कार्यक्रम की शुरुआत हुई। आपको बता दें, इस दौरान सीएम ने कहा कि आप सभी ने राजस्थान से दूर रहकर भी हमारी संस्कृति, भाषा और संस्कार को संजो कर रखा है। आपकी मेहनत, आपके योगदान को राज्य सरकार सम्मान देती है। प्रवासी राजस्थानियों की विकास और भागीदारी हमारे विकास में अत्यंत आवश्यक है। और क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री ने, चलिए आपको सुनवाते हैं। काफी नजदीकी से परिचय भी हुआ है और मैं कह सकता हूं कि मुझे आज ऐसा ही नहीं लग रहा है कि मैं गुजरात आया हूं। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं राजस्थान में ही बैठा हूं, क्योंकि आप सभी राजस्थान की उस मिट्टी से। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने अपनी मिट्टी के संस्कार, विचार, उनको पूरे देश और दुनिया में पहुंचाने का काम किया है। इसके लिए मैं सभी राजस्थान वासियों की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि प्रवासी राजस्थान समुदाय एक ऐसा समुदाय है जो हमेशा अपनी मिट्टी से और अपनी संस्कृति से जुड़ा होता है। मित्रों, राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य तो है ही, लेकिन और एक तरफ से हम देखते हैं तो वो शक्ति और भक्ति की भूमि भी है। वो महाराणा प्रताप की भूमि है, महाराजा सूरजमल की धरती है। वो त्याग की मूर्ति पन्नादाय की धरती है, तो भक्ति की मूर्ति मीराबाई की धरती है। अपने आप को पर्यावरण के लिए कुर्बानी दे दे ऐसी अमृता माता की धरती है। आप देखते हैं कि राजस्थान की मिट्टी के अंदर जो स्वाभिमान, शक्ति, भक्ति जो उसके अंदर समाहित है, वो राजस्थान की उस शक्ति और भक्ति की धरती की खुशबू आपने देश में नहीं दुनिया में फैलाने का काम किया है। और आज ये जब मैं देखता हूं, क्योंकि मुझे पूरे देश में हर प्रदेश में जाने का अवसर मुझे मिला है, मैं प्रवासी भाइयों से मिला हूं और दुनिया के भी कई देशों में जाने का मौका मिला है। हमेशा मैंने देखा है कि राजस्थान के जो मेरे प्रवासी भाई हैं, उन्होंने अपनी राजस्थान की। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर श्री माधोपुर के सीकर से है, जहां न्यू रेलवे स्टेशन के पास देर रात एक भीषण हादसा हो गया। आपको बता दें, फुलेरा से रेवाड़ी जा रही मालगाड़ी के 3 दर्जन से अधिक डब्बे पटरी से उतर गए। कई डब्बे एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए, जिससे रेलवे ट्रैक पूरी तरह से बाधित हो गया। आपको बता दें, हादसे की तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग भी घरों के बाहर निकल गए। रेलवे प्रशासन, जीआरपी और पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गए और राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। आपको बता दें, इस हादसे में किसी जनहानि की सूचना नहीं है, लेकिन रेलवे को भारी नुकसान हुआ है। टूटा हुआ ट्रैक यातायात के लिए पूरी तरह बाधित है। रेलवे ने सभी ट्रेनों को वैकल्पिक मार्ग से डायवर्ट कर दिया है। वहीं मौके पर इंजीनियरों की टीम ट्रैक की मरम्मत और जांच में जुटी हुई है। आपको बता दें, दुर्घटना के कारणों की लगातार जांच हो रही है।
अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। राजस्थान से बड़ी राजनीतिक प्रतिक्रिया जो है वो सामने आई है। आपको बता दें, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने हाल ही में वकील द्वारा भारत के प्रधान न्यायाधीश BR गवई पर वस्तु फेंकने की कोशिश को लेकर केंद्र सरकार और संघ पर तीखा हमला बोला है। पवन खेड़ा ने कहा कि यह संघ का असली चेहरा है। जब संघ 100 साल मना रहा है तो अब मुखौटे उतर गए हैं। जो हमला हुआ वो सिर्फ CGI पर नहीं बल्कि एक संस्था पर हमला हुआ है। खेड़ा ने यह भी आरोप लगाया कि चुनाव आयोग को कठपुतली बना दिया गया है और ED, CBI, इनकम टैक्स जैसी संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है। इस बयान के बाद सियासत गर्मा गई है और अब सभी की नजर केंद्र की प्रतिक्रिया पर है। ये संघ का असली चेहरा आपके सामने। संघ जब 100 साल मना रहा है तो अब मुखौटे उतर गए। ये असली चेहरा आपके सामने आ रहा है। कल आपने देखा परसों CGI पे जो हमला होने की कोशिश की, ये CGI पे नहीं है, एक संस्था पर है। चुनाव आयोग की स्थिति आप देख रहे हैं। चुनाव आयोग को कठपुतली बना दिया गया है। ED, CBI, इनकम टैक्स, तमाम संस्थाओं को आप देख रहे हैं किस तरह से उनका दुरुपयोग हो रहा है, उन पर हमले हो रहे हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। जयपुर अस्पताल अग्निकांड पर कांग्रेस सांसद राहुल कसवा ने कहा कि यह सरकार की विफलता है और सिस्टम खुद लापरवाह है। सरकार में इतनी लापरवाही दिखाई है कि उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी घटना हुई जिसके बाद उम्मीद है कि उचित जांच होगी और दोषियों को सजा मिलेगी। सिस्टम के ऊपर कोई कंट्रोल है नहीं। वहाँ मंत्री महोदय की मैं इतनी लेट लतीफ़ी दिखाती बड़ी कैजुअल अप्रोच है। जाने गई हैं, सरकार को सोचना पड़ेगा। सरकार इस मंशा से चल रही है, हर जगह विफलता दिखती जा रही है। बच्चों की जाने गई हैं, किसके कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार पहले तो मंत्री महोदय को, सरकार को खुद को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इतनी बड़ी घटना घटी है और ये उम्मीद करते हैं इसकी प्रॉपर जांच हो और प्रॉपर लोगों को, दोषी जो को सजा मिले। ऐसा ना हो कि खाली ऑप्टिक्स दिखाने के लिए मीडिया के अंदर कुछ न कुछ बयानबाजी हो जाए और छोटा मोटा एक्शन हो जाए। ऐसी लापरवाहियाँ कई जगह बार बार देखने को मिलती हैं। ऐसे चूरू के अंदर भी हमने देखा था। सरकार जाग ही नहीं रही। लोगों ने टॉर्च लगा के आप ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन कर रहे थे। अनेकों ऐसी घटनाएं बार बार समाज में देखने को मिलती हैं। सरकार का जो इनसेंसिटिविटी हो रही है उसको रोकने की सरकार को दोबारा से बैठकर रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे। अदरवाइज जिस तरह की हमारी अभी हालात हॉस्पिटल्स की हैं उसमें मैं समझता हूँ मंत्री महोदय को खुद की भी जिम्मेदारी माननी चाहिए और पब्लिक एट लार्ज से माफ़ी मांगते हुए आगे इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग एक्शन प्लान दिखाया जाए। और जो ओवर स्ट्रेस्ड है हमारे हॉस्पिटल्स, ओवर क्राउडेड हो चुके हैं, कैसे इसको मेटलाइज किया जाए उनको देखना पड़ेगा। पर सरकार की बहुत बड़ी विफलता है। कोई भी एक एक्सीडेंट से सबक सीखने का काम ही नहीं हो रहा। 6 बच्चों ने झालावाड़ में जान गई, उसके बाद वो कहानियाँ बनी और आज तक कोई भी एक्शन प्लान गवर्नमेंट के पास में है नहीं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। राजस्थान में एक बार फिर भारी बारिश देखने को मिल रही है। ऐसे में आज यानी 8 अक्टूबर को मौसम विभाग ने 20 जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया है। भारी बारिश को लेकर ये येलो अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। 20 जिलों में ये अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। तो एक बार फिर मौसम का मार राजस्थान जो है वो झेल रहा है। 20 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। तो मौसम विभाग की तरफ से 20 जिलों में ये अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। भारी बारिश को लेकर ये अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश से जो है वो हो सकती है और इसके लिए IMD की तरफ से येलो अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खिमसर ने जयपुर के SMS अस्पताल में आग लगने की घटना पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री खुद इस दुखद घटना का जायजा ले रहे हैं। उन्होंने कहा आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी और धुएं की मात्रा के कारण स्थिति और भी बिगड़ गई। वहीं सभी गंभीर रूप से घायल ICU में भर्ती थे, जहां एक ICU से 11 लोगों को बचा लिया गया और दूसरे ICU से भी 5 लोगों को बचा लिया गया, जबकि दुर्भाग्य से दूसरे ICU में 6 लोगों को नहीं बचाया जा सका। उनका कहना है कि हम सब एक संतुलित दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ेंगे, लेकिन समिति को कम से कम 2 से 3 दिन तक काम करने दें। सबसे पहले की बहुत दुखद घटना है और इस दुखद घटना को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने रात को वो 2:30 बजे जो है हमारे मुखिया यहाँ पर पहुंच गए। इससे जाहिर करता कि सरकार जो है कितनी सीरियस इसके अंदर थी कि मुख्यमंत्री स्वयं पहुंच गए सबसे पहले। इसके अंदर मैं अभी गया था ऊपर
मैंने जाके घटना स्थल देखा और उसमें ये प्राप्ति हुई कि एक कोने से कोई केबल में या कुछ शॉर्ट हुआ है। यहाँ पर 284 बेड का ये ट्रॉमा सेंटर आपका है। हमारे जो दो न्यूरो वार्ड जो बगल में थे आपस में, उसमें से 11 को इवैक्यूएट कर लिया गया हमारे जितने भी हमारे यहाँ पर कर्मचारियों ने। दूसरे के अंदर जो था, जिसके अंदर ये जो दुखद घटना हुई, उसके अंदर धुआं बहुत ज्यादा हुआ। आग इतनी नहीं थी जितना धुआं था। उसके बावजूद आपके 11 में से 5 लोगों को सुरक्षित लेके आए। जब इतना धुआं था, वहां पर जितने भी क्रिटिकल जो आईसीयू के अंदर थे, वेंटिलेटर पे थे। अब किसी को आप इवैक्यूएट करते हो तो वेंटिलेटर वाला जो आदमी है उसको आप कैसे इवैक्यूएट करोगे? आपकी मशीन को आप जैसे प्लग निकालोगे तो वो खत्म वहीं हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि हॉस्पिटल का जो हमारा स्टाफ है कि एक जो आईसीयू है जिसके 11 लोगों को उन्होंने इवैक्यूएट कर लिया, इसके अंदर 11 में से 5 को कर लिया और 6 को क्योंकि धुएं की वजह से उनको, देखिए जो सुरक्षा कर्मी अंदर जाते हैं उनको भी देखना पड़ता है कि कहां से वो इवैक्यूएट कर सकते हैं। तो ये दुखद घटना है, इसको सीरियसली ले रहे हैं। मुआवजा शीघ्र दिया जाएगा सब लोगों को। वो अभी सरकार बैठ के एक कमेटी बनी है हमारी 6 लोगों की कमेटी। अभी देखिए, अभी 24 घंटे भी नहीं हुए। मैं तो ये कहता हूं कि भाई सरकार जो है हर कदम लेगी, सख्त कदम लेगी। जितने भी दोषी हैं उनके खिलाफ, जो हमारे आप कह रहे हैं कि फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं, उसके बारे में हम जांच करेंगे कि कितने काम में लिए, कितने नहीं लिए। सीसीटीवी के ऊपर जो हमें फुटेज मिलेगा, ये 6 लोगों की जांच कमेटी जो है ये इसकी देखरेख करेगी। आगे जब एक बार जांच कमेटी बैठ जाए और इसकी जांच शुरू हो जाए, कुछ दिन देखिए, आज तो 24 घंटे भी नहीं हुए अभी। जैसे ये जांच शुरू हो जाएगी और उसके बाद में मैं आपको कहता हूं, मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि अगर आपको कोई शिकायत है या आपके मन में कोई भेदभाव है, कुछ आपको आशंका है, तो मैं आपके बीच में बैठ के आपसे 1:1 बात करके और जितने भी दोषी हैं उनको कड़ी सजा दी जाएगी। तो फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। खबर सांगोद से है, जहां पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री भरत सिंह की बीती रात जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में निधन हो गया। उनकी पार्थिव देह को अंतिम संस्कार के लिए पहले जयपुर से कोटा लाया गया, फिर पैतृक गांव कुंदनपुर पहुंचाया गया। हजारों लोगों ने वहां अंतिम दर्शन किए और भावुक अंतिम यात्रा में भाग लेकर नम आंखों से विदाई भी दी। वहीं पूर्व मंत्री भरत सिंह के निधन की खबर मिलते ही सांगोद का पूरा कस्बा आज सुबह से ही बंद रहा, जहां शोक की गहरी छाया छाई रही। तो पूर्व कैबिनेट मंत्री भरत सिंह का जयपुर में निधन हो गया, जिसके बाद उनका पार्थिव शरीर गांव में लाया गया। खबर आई कि वो तो निधन हो गया, बहुत बड़ा सबको धक्का लगा, बहुत दुखी रहे। हम तो यही कर सकते हैं, ईश्वर से प्रार्थना को भी आत्मा को शांति प्रदान करे। पूरे परिवारजन है, वो है, सगे संबंधी हैं, दोस्त हैं, फॉलोअर्स हैं, इन सबको इन दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान वही जो काम दिया निभाया, स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। स्ट्रेट फॉरवर्ड होने अपने आप में बहुत बड़ा मैसेज होता है राजनीति के अंदर। वो जो दिन में होता था, बात जुबान पे लाते थे, ये हमको देखा। अब सीधे आपको महाराष्ट्र के मुंबई ले चलते हैं, जहां पीएम मोदी लाइव आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनाते हैं। साथियों, आज मुंबई का लंबा इंतजार खत्म हुआ। मुंबई को अब अपना दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिल गया है। ये एयरपोर्ट इस क्षेत्र को एशिया के सबसे बड़े कनेक्टिविटी हब के रूप में स्थापित करने में बड़ी भूमिका निभाएगा। आज मुंबई को
पूरी तरह से अंडरग्राउंड मेट्रो भी मिली है। इससे मुंबई में ट्रैवल और आसान होगा, लोगों का समय बचेगा। ये अंडरग्राउंड मेट्रो विकसित होते भारत का जीवंत प्रतीक है। मुंबई जैसे व्यस्त शहर में जमीन के नीचे, और वो भी ऐतिहासिक बिल्डिंगों को सुरक्षित रखते हुए, ये शानदार मेट्रो बनाई गई है। मैं इससे जुड़े श्रमिकों और इंजीनियर्स को भी आज बधाई देता हूं। साथियों, ये समय भारत के नौजवानों के लिए अनगिनत अवसरों का समय है। कुछ दिन पहले ही देश की अनेक आईटीआई को इंडस्ट्री से जोड़ने के लिए 60,000 करोड़ रुपए की पीएम सेतु स्कीम लॉन्च हुई है। आज से महाराष्ट्र सरकार ने सैकड़ों आईटीआई और तकनीकी स्कूलों में नए प्रोग्राम का शुभारंभ किया है। इसके स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को भी ड्रोन, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलर एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, ऐसी अनगिनत नई टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग मिल पाएगी। मैं महाराष्ट्र के युवाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज इस बड़े अवसर पर मैं महाराष्ट्र के सपूत लोक नेता दीबा पाटिल जी को भी याद कर रहा हूं। उन्होंने समाज के लिए, किसानों के लिए जिस सेवा भाव से काम किया, वो हम सभी के लिए प्रेरणा है। उनका जीवन समाज जीवन में काम करने वालों को हमेशा प्रेरित करता रहेगा। साथियों, आज पूरा देश विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि में जुटा है। विकसित भारत यानी जहां गति भी हो और प्रगति भी हो, जहां लोक हित सर्वोपरि हो, जहां सरकार की योजनाएं देशवासियों का जीवन आसान बनाए। अगर आप बीते 11 वर्षों की यात्रा पर नजर डालें तो भारत के कोने कोने में इसी भावना से तेज गति से काम हो रहा है। जब वंदे भारत सेमी हाई स्पीड ट्रेनें पटरियां पर दौड़ती है, जब बुलेट ट्रेन का काम रफ्तार पकड़ता है, जब चौड़े हाईवे और एक्सप्रेसवे नए शहरों को जोड़ते हैं, जब पहाड़ों को चीरकर लंबी टनल्स बनती हैं, जब लंबे और ऊंचे सी बीच समंदर के दो किनारों को जोड़ते हैं, तब भारत की गति भी दिखाई देती है और भारत की प्रगति भी दिखाई देती है। तब भारत के नौजवानों की उड़ान को नए पंख लगते हैं। साथियों, आज का कार्यक्रम भी इसी सिलसिले को आगे बढ़ा रहा है। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें विकसित भारत की झलक है। ये छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती पर बना है और इसका आकार कमल के फूल जैसा है। यानी
ये संस्कृति और समृद्धि का जीवंत प्रतीक है। इस नए एयरपोर्ट से महाराष्ट्र के किसान यूरोप और मिडिल ईस्ट के सुपरमार्केट से भी जुड़ जाएंगे। यानी किसान की ताजा उपज, फल, फूल, सब्जी और मछुआरों के उत्पाद तेजी से ग्लोबल मार्केट तक पहुंच पाएंगे। इस एयरपोर्ट से यहां आसपास के छोटे और लघु उद्योगों के लिए एयरपोर्ट की लागत कम होगी। यहां निवेश बढ़ेगा, नए उद्योग, नए उद्यम लगेंगे। मैं महाराष्ट्र और मुंबई के सभी लोगों को इस एयरपोर्ट की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, जब सपनों को सिद्ध करने का संकल्प हो, जब देशवासियों तक तेज विकास का लाभ पहुंचाने की इच्छा शक्ति हो, तो नतीजे भी मिलते हैं। हमारी हवाई सेवा और इससे जुड़ी इंडस्ट्री इसका बहुत बड़ा प्रमाण है। आपको याद होगा 2014 में जब देश ने मुझे अवसर दिया तो मैंने कहा था कि मेरा सपना है कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई सफर कर सके। इस सपने को पूरा करने के लिए बहुत जरूरी था कि देश में नए नए एयरपोर्ट बनाए जाए। हमारी सरकार ने इस मिशन पर गंभीरता से काम शुरू किया। बीते 11 साल में देश में एक के बाद एक नए एयरपोर्ट बनते चले गए। साल 2014 में हमारे देश में सिर्फ 74 एयरपोर्ट थे। आज भारत में एयरपोर्ट की संख्या 160 को पार कर गई है। साथियों, जब देश के छोटे छोटे शहरों में एयरपोर्ट बनते हैं तो वहां के लोगों को हवाई सफर के लिए विकल्प मिलने लगता है। और इसमें भी पैसे की मुश्किल कम करने के लिए हमने उड़ान योजना शुरू की ताकि सस्ते में लोगों को हवाई जहाज का टिकट मिल पाए। उड़ान योजना की वजह से बीते दशक में लाखों लोगों ने पहली बार हवाई सफर किया है, अपना सपना पूरा किया है। साथियों, नए एयरपोर्ट बनने और उड़ान योजना से लोगों को तो सुविधा मिली है और साथ ही भारत दुनिया का तीसरा बड़ा डोमेस्टिक एविएशन मार्केट भी बना है। तो मुंबई से पीएम मोदी को आप लाइव सुन रहे थे। फिलहाल राजस्थान समाचार में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।